उत्तर प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कानपुर में आज मैं आकर अभिभूत हूं। आप सभी पत्रकार साथियों का कानपुर कांग्रेस कार्यालय के इस ऐतिहासिक परिसर में स्वागत है। साथियों, आज दो महत्वपूर्ण विषयों पर हम अपनी पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। पहला विषय है नेशनल हेराल्ड। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार अपने पाप पर पर्दा डालने के लिए प्रतिशोध की आग में जल रही है और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से वो प्रतिशोध लेना चाहती है, क्योंकि राहुल गांधी जी दृढ़ता से और निर्भीकता से मोदी सरकार के पाप से पर्दा उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी जब भी भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार के वार करते हैं तो ये ऐसे विषयों को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ दुर्भावना रखकर केसेस को दायर करते हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। नेशनल हेराल्ड का जहां तक विषय है तो बर्तानिया के खिलाफ आजादी के शंखनाद करने वालों अखबारों में से नवजीवन और नेशनल हेराल्ड अखबार था। इन्होंने आरोप लगाया, पहले एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की गई 2014 में जिसका संज्ञान लिया सेक्शन 200 में कोर्ट ने। उसमें यह कहा गया कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इसमें भ्रष्टाचार किया है। न्यायालय लगातार सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका में आप देखिए 2016 में न्यायालय ने कहा कि आप ये फिशिंग इंक्वायरीज बंद कीजिए। आप इस केस को चलाना चाहते हैं कि नहीं, बार बार ऐसे दस्तावेजों की मांग कर रहे हैं इस न्यायालय में जिसका इस केस से सरोकार नहीं है। 2018 दिसंबर में फिर ट्रायल कोर्ट ने कहा, ट्रायल कोर्ट ने कहा कि फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर केस लगा है, आप सिर्फ तारीखों पर तारीख ले रहे हैं। तो इनकी मंशा सिर्फ ये थी कि कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बदनाम करते रहे। 7 साल तक 7 साल तक ईडी और सीबीआई ने लगातार फाइलों में, और ये बात न्यायालय के निर्णय में, ट्रायल कोर्ट के निर्णय में पैराग्राफ 232 में उन्होंने लिख दी कि 2014 से 21 तक लगातार ईडी और सीबीआई में इस बात के कंसेंसस थे कि इसका मुकदमा नहीं बनता। 2015 में ईडी के डायरेक्टर ने क्लीन चिट दी, उन्होंने सिफारिश की, क्लोजर की, मगर मोदी सरकार ने उस डायरेक्टर को हटा दिया क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की मंशा इनकी थी। उसके बाद ईडी ने इस्कार कर दिया। तथ्य साफ थे कि हमने एक यंग इंडिया कंपनी बनाई जो नॉट फॉर प्रॉफिट थी। इसका अर्थ यह था कि जो एजेल है उसका 1 रुपया भी यंग इंडिया में ट्रांसफर नहीं हुआ, 1 इंच जमीन भी, 1 इंच प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं हुई। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग कैसे? और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के प्रावधानों में इस बात का शुमार है कि उसके डायरेक्टर ना तो सैलरी ले सकते हैं, उसके डायरेक्टर ना तो कोई डिविडेंड ले सकते हैं, ना कोई संसाधन जो एजेएल है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो फिर मनी लॉन्ड्रिंग का प्रश्न ही नहीं था। तो आज ये बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस पार्टी ने इस मनोभाव से कि आजादी के दीवानों ने जो उस अखबार के माध्यम से लड़ाई लड़ी थी उसके हितों को संरक्षित करने के लिए यंग इंडिया बनाई। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात, ये कहा गया कि 100 करोड़ रुपए का लोन कांग्रेस ने दिया, तो मोदी सरकार कान खोलकर सुन ले, तुम्हारी जेलों ने वो लोहा पैदा नहीं किया जो राहुल गांधी के फौलादी इरादों को कैद कर सके। ये 100 करोड़ रुपया आजादी के दीवाने जो अखबार में लड़ाई लड़ रहे थे उनके वेतन और पेंशन के थे। ये पैसे जो जिनमें अखबार चलते थे, जिन परिसरों में स्थानीय निकाय का टैक्स चुकाना था, उसके पैसे हमने दिए। और अगर ये अपराध है तो ऐसा अपराध आजादी के दीवानों के लिए, उस लड़ाई के लिए हम 100 बार
ये अपराध करेंगे। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण और अंतिम प्रश्न है कि मोदी सरकार ने इस देश के मजदूरों के साथ जो जघन्य पाप इस सदन में किया है वो अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। महात्मा गांधी की आत्मा को मारकर मनरेगा को जो आघात पहुंचाया है, इस देश के मजदूरों को जो आघात पहुंचाया है, वो क्षमा योग्य कतई नहीं है। आज देश का मजदूर खून के आंसू रो रहा है और भूखे पेट सो रहा है। मजदूरों के पेट पर लात और धन्ना सेठों के पीठ पर हाथ ये मोदी सरकार रखती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, हाल ही की नीति आयोग की मीटिंग में 13 पन्नों का पत्र नीतीश कुमार ने लिखा। क्या लिखा उसमें आपको? कि आप जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें 40-60 की हिस्सेदारी रखते हैं, 40% राज्य सरकार का, कई योजनाओं में 50%। उनके पास, राज्यों के पास मैचिंग ग्रांट के पैसे नहीं है और वो खर्च नहीं कर पाते। मनरेगा जो 100% केंद्र सरकार जिसमें पैसा खर्च करती थी, जो योजना मजदूरों की मांग पर चलाई जाती थी, जिस योजना की वजह से 12 से 14 करोड़ मजदूर अपनी आजीविका कमाते थे, उस पर इतना गंभीर आघात किया कि पहली तो जो डिमांड ड्रिवन थी, जो मजदूरों की मांग पर काम निर्धारित होता था, अब मोदी की मनमानी से मनमानियां चलेगी। इस योजना में मोदी सरकार ने यह भी तय कर दिया कि काम भी केंद्र तय करेगा। क्या होगा? पहले गांव निर्धारित करता था, पहले मजदूर निर्धारित करते थे, राज्य की सरकार निर्धारित करती थी। मजदूरों के साथ किया गया यह कुठाराघात कभी यह देश क्षमा नहीं करेगा। और जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया था, बीते 10 वर्षों में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी ने अधिकार संपन्न भारत बनाया था। काम के लिए मनरेगा का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया, किसानों को उनकी जमीन का अधिकार दिया, जल जंगल जमीन का अधिकार आदिवासी भाइयों को दिया, 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। और बीते 10 साल में अधिकार छीनने वाली ये सरकार एक के बाद एक किसानों के, मजदूरों के हक और अधिकार छीनना चाहती है। कांग्रेस पार्टी सदन से सड़क तक इस लड़ाई को लड़ेगी और हम हर हाल में मनरेगा का ये जो कानून है, अनैतिक कानून है, मोदी सरकार को बाध्य करेंगे। जैसे जमीन को हथियाने का किसानों के कानून वापस लेना पड़ा, जैसे कृषि के क्रूर काले कानून वापस लेने पड़े, मनरेगा का ये कानून वापस लेना पड़ेगा मोदी सरकार को। धन्यवाद। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न हो। मनरेगा और जीराम जी जो इन्होंने किया है, तो क्या फर्क है? मूल फर्क यह है कि पहले पूरी केंद्र प्रायोजित थी ये योजना, केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने तय किया था कि केंद्र सरकार पूरी तरह इसको पैसा देगी। दूसरा अंतर यह था कि डिमांड ड्रिवन थी। गांव में ग्राम सभा तय करे, राज्य की सरकार तय करे कि वहां क्या काम करने हैं। अब मोदी सरकार जैसे मन की बात करते हैं, वैसे मनमानी मनरेगा में वो तय करेंगे काम क्या होंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि आपने 40% ये कहा कि राज्य खर्च करेंगे, तो मुझे बताइए, जब राज्य आर्थिक रूप से ये परिस्थितियां देश की नहीं है, मोदी सरकार ने आर्थिक बदहाली की कगार पर ला खड़ा कर दिया, तो ये बोझ फिर से राज्यों पर क्यों डालना चाहते हैं? मतलब आपका धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए कमाए रोज, और मोदी सरकार गरीबों को, आप हतप्रभ रह जाएंगे जान करके कि हिंदुस्तान में कब सबसे कम श्रेणी की मनरेगा मजदूरी 252 रुपए उत्तर प्रदेश में है। पिछले साल 15 रुपए बढ़ाए, उसके पहले सिर्फ 7 रुपए बढ़ाए। पार्लियामेंट्री कमेटी ने सिफारिश की कि 400 रुपए से कम मत करिए, नहीं तो उनकी आजीविका नहीं चल सकती। तो ये जो प्रावधान किए हैं ये मजदूरों के खिलाफ हैं, और इस देश का मजदूर, इस देश का सदन कम से कम ये मोदी सरकार को अन्याय नहीं करने देगा। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में अब क्या करने जा रहे हैं? नेशनल हेराल्ड का इससे बड़ा क्रिस्टल क्लियर कोई बात नहीं हो सकती। अदालत ने खुद ये लिख दिया अपने निर्णय में कि ईडी सीबीआई 7 साल तक कहती रही कि इसमें मुकदमा नहीं बनता, और स्वाभाविक भी है। मुकदमा है कैसे, जब एक पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ, यंग इंडिया कंपनी में 1 इंच जमीन ट्रांसफर नहीं हुई। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।